हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैं करते आ रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिस सेट करवाते आ रहा हूँ। ये लगा के मैंने 4 प्रैक्टिस सेट मतलब टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं। और ये है स्पेशल बिहार दरोगा के लिए, राइट। बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है, हम उनके लिए जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो है आज प्रैक्टिस करवाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ओके, तो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे जूम करने वाला हूँ ताकि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख सके और मैं सभी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर सकूँ। ओके, ताकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है अच्छा रहे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, महामस्तक का अभिषेक जो एक बड़ी धार्मिक घटना है, इससे संबंधित है और इसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए बाहुबली, ऑप्शन बी है बुद्ध, ऑप्शन 3 है महावीर और ऑप्शन 4 है नटराज। इस प्रश्न का सही उत्तर है बाहुबली, राइट। ऑप्शन ए में दिया गया है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा जो है चर्चा कर देता हूँ कि ये जो है, ये जो टेम्पल है, जैसे कि मैंने बोला कि करेक्ट आंसर क्या है, बाहुबली। बाहुबली को गोमतेश्वरा भी बोला जाता है। ओके, जिन्हें क्या है, गोमतेश्वरा भी कहा जाता है। कहाँ स्थित है, कर्नाटका में। और क्या है, प्रत्येक 12 साल में एक बार के मतलब कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है ये उत्सव। ओके, तो ये प्रश्न हमारा एक है जो सही हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी स्वरगाथा मतलब किसकी स्वरगाथा अंकित की गई है, राइट। तो ऑप्शन ए में है अशोक, ऑप्शन 2 है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन 3 है समुद्रगुप्त और ऑप्शन 4 है कनिष्क, राइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप सभी को अगर पता होगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन 2 जो हमारा करेक्ट आंसर है। चंद्रगुप्त द्वितीय को एक और नाम से जाना जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये है कि मेहरौली का जो वो लौह स्तंभ है वह 1600 वर्ष हो गया, पुराना हो गया। और इसमें कभी भी रस्ट नहीं लगता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया जाता है, राइट। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 है बिंदुसार, ऑप्शन 3 है अशोक, ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से जो है जाना जाता है, देखिए, राइट। तो ये जो मेगास्थनीज, स्ट्रैबो और एलियन जैसे प्राचीन लेखकों ने उन्हें क्या कहा, सेंड्रोकोट्स कहा है। इतिहास में क्या है, अगर बोलेंगे कि इसका महत्व क्या है, तो यह पहचान भारतीय इतिहास के कालक्रम को ठीक करने में एक मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि इससे सिकंदर के आक्रमण और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक के समय का सटीक मेल बैठता है, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, राइट। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन 2 है जहांगीर, ऑप्शन 3 है शाहजहां और ऑप्शन है औरंगजेब, राइट। तो अगर आपको याद होगा तो जहांगीर का जो कार्यकाल था, पहले हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, राइट। तो उस टाइम के शासक कौन थे, उस टाइम के शासक थे जहांगीर, 1605 से 1627। तो हम जान सकते हैं कि जहांगीर के काल में कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 ईस्वी में, राइट। और उसके बाद सर थॉमस रो आया था। इन्हें जो परमिशन मिली थी और इन्होंने क्या किया था, 1613 ईस्वी में सूरत में जो था अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था, राइट। तो आप देखते हैं ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि सही कलानुक्रम मतलब कि इसको सही क्रम में जो है इसको अरेंज कीजिए, राइट। जैसे यहाँ पे बताया गया है सामूहिक अवार्ड जो है घोषणा कब हुई थी, फिर साइमन कमीशन कब आया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, गांधी इरविन कब हुआ था, और हम उसको जो है अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन को अंग्रेजी में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, राइट। तो ये हुआ था नवंबर 1930 से क्या है, जैन 1931 तक, राइट। फिर दूसरा है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च, है ना, 5 मार्च 1931 ईस्वी। नेक्स्ट हमारा है सामुदायिक अवार्ड ना, तो ये हुआ था 16 अगस्त 1932 को। नेक्स्ट है हमारा साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन 1928, है ना, 27 में इसका गठन हुआ था और 28 में ये क्या है, भारत पहुंचे थे। ओके, तो हम देखेंगे तो साइमन कमीशन मतलब एक, राइट। तो बी हमारा पहले आना चाहिए। देखिए, ए में बी नहीं तो इसको हम काट देंगे। ओके, बी के बाद आता है 1930, किस में है, हाँ, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन। देखिए, बी के बाद सी आता है तो ए वाला काट देंगे, बी सी। फिर गांधी इरविन समझौता ना, तो देखिए बी सी
और बी, सी और डी ना। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि देखिए मैंने बता दिया कि सामूहिक अवार्ड की घोषणा कब 1932, 1928, 1930, 31 और बता दिया, तो ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर है। राइट, नेक्स्ट देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त करवाया था, कब करवाया था? 1948 ईस्वी या 1965 ईस्वी, 1961 ईस्वी या 1960 ईस्वी? राइट, तो एक ऑपरेशन विजय हुआ था, ऑपरेशन विजय गोवा को मुक्त करवाने के लिए। राइट, ये कब हुआ था ऑपरेशन विजय? तो 1961 ईस्वी में किया गया था भारत की तरफ से, और ये ऑपरेशन जो है तब की लगभग 36 घंटे तक चला था, और फिर जो है और 19 दिसंबर को, राइट 19 दिसंबर 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को, तो इसी दिन गोवा को मुक्त कराया गया था। राइट, तो इस क्या ऑपरेशन विजय कराया गया था 1961 में? तो प्रश्न सी हमारा करेक्ट आंसर है। राइट, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है? राइट, देखिए तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहलाता है। उस टाइम जो थे मॉन्टेग्यू जो थे भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। राइट, और इस शासन का मतलब कि विशेषता क्या है? तो इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता है डायर की, मतलब द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसी टाइम जो था क्या आया था? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय से ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट भी कहते हैं। राइट, तो रिजर्व सब्जेक्ट जैसे थे राजस्व हो गया, पुलिस, न्याय, जो सीधे रिजर्व में आते थे, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में आते थे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय और सुशासन। राइट, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या कहते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। उसी प्रकार है 1919, इसको मिंटो मार्ले कहते हैं अधिनियम। राइट, तो आप ये भी याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निरंकारी आंदोलन की स्थापना की? तो निरंकारी का मतलब क्या होता है? राइट, निरंकारी का मतलब आपको पता चल ही गया होगा। निरंकारी का मतलब होता है फॉर्मलेस, मतलब बिना आकार वाला, बिना आकार वाला। राइट, और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत किया था बाबा दयाल दास ने, जो कि हमारा ऑप्शन 4 में है। अब ये जो था एक सिख धर्म में, है ना, सिख धर्म में सुधार लाने के लिए ये आंदोलन किया गया था। ये आंदोलन कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में यह आंदोलन हुआ था। राइट, तो हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? ऑप्शन ए है 5 दिसंबर 1940, 9 दिसंबर 1940, 14 दिसंबर 1940 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान सभा के बारे में जानते हैं कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी हुई थी 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को। ओके, उसके बाद जो है दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1940 ईस्वी में, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इससे पहले जो पहली बैठक हुई थी इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये सब क्यों हुआ था? राइट, तो ये एक फ्रांसीसी परंपरा है, जिसमें क्या है कि जो भी उस टाइम मौजूद थे लोग, उनमें जो सबसे ज़्यादा जिनका उम्र था तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसी कारण से जो है फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार उनको पहली बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। राइट, और फिर जो है आप जानते हैं उसके बाद कहानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र सितंबर में स्थापित हुआ। राइट, तो सितंबर में स्थापित हुआ। प्रारंभ में 3 सप्ताह जो है 3 सप्ताह क्या प्रारंभ में 3 दिन चलता रहा, सप्ताह में 3 दिन चलता था, और आकाशवाणी का हिस्सा था। केवल 1965 में नियमित रूप से पहली बार सामान्य सेवा की शुरुआत हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1959 ईस्वी। कितना? 15 सितंबर 1959 ईस्वी को स्थापित हुआ था। राइट, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि किस देश की विदेशी नीति से ट्रूमैन सिद्धांत जुड़ा हुआ है? देखिए ट्रूमैन सिद्धांत है क्या? ट्रूमैन सिद्धांत लाने वाले थे, उनका नाम था हैरी एस ट्रूमैन। जो ट्रूमैन सिद्धांत दिया था, हैरी एस ट्रूमैन। ये सिद्धांत किस देश ने लाया था? ये सिद्धांत लाया था यूएसए ने। जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद यूएसएसआर, है ना, यूएसएसआर की जो वो प्रभाव को रोकने के लिए, है ना, यूएसए ने क्या तब की रणनीति चलाई कि जो भी कमज़ोर देश थे उनको आप जो है सहायता मदद कीजिए, और कहा जाता है कि इसी के कारण जो है शीत युद्ध जो है आरंभ हुआ था। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने पंचशील समझौते पर साइन किया था, है ना। तो भारत ने किस देश के साथ पंचशील समझौते पर साइन किया था, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए सोवियत संघ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है। तो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म। मतलब इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सर्विस बिफोर सेल्फ, है ना, सर्विस बिफोर सेल्फ। तो इस देखते हैं कि स्वयं से पहले सेवा, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है। देखिए जैसे कि हो गया, मैंने बताया कि भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो एयरफोर्स का आदर्श वाक्य है निर्भय स्पर्शम दीप्तम, और नौसेना का है शम नो वरुणम, राइट। ये सब आदर्श वाक्य है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 1 है 14, अनुच्छेद 2 है अनुच्छेद मतलब कि ऑप्शन 2 में अनुच्छेद 15 दिया गया है, अनुच्छेद 19 दिया गया, और अनुच्छेद 21 दिया गया है। तो इस अनुच्छेद 21 जो है हमारा करेक्ट आंसर है, और ये एक्सप्लेनेशन कब 2017 में दिया था, 9 मतलब कि जजेस का जो है बेंच ने क्या निर्णय दिया था। 21 क्या है, मतलब निजता का अधिकार है, राइट है। 14 अनुच्छेद 14 क्या है, राइट टू इक्वालिटी, राइट। अब अनुच्छेद क्या है 19 क्या है, तो क्या कहते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई थी। 65वां है, 69वां है, 72वां या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1991 में हुआ था, राइट। इसके माध्यम से जो है दिल्ली जो NCR है उनको NCR का दर्जा दिया गया, और उसको जो नेशनल NCR बना दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, NCT। और इसके तहत जो है 2 और अनुच्छेद जोड़े गए थे, 239AA और 239AB। अगर ये सब समझना चाहते हैं तो मैंने पॉलिटी के जो है वीडियो बनाए हैं, इन सभी चीज़ों पे मुद्दे पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। हालांकि वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया मैंने सबको वहाँ पे लिया है, तो आप वहाँ पे जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं पॉलिटी के। तो यहाँ पे चूँकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ तो तो मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाए। ओके, तो हम थे कि 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, और यहाँ पे जो है जब हुआ तो उस टाइम फिर क्या किया गया, 70 जो है विधानसभा, ओके, विधानसभा तथा 7 जो है क्या सदस्य मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, और यहाँ पे जैसे कि राज्यों में राज्यपाल होता है, राज्यों में राज्यपाल होता है, उसी प्रकार दिल्ली में राज्यपाल नहीं होते हैं। तो दिल्ली में यहाँ पे क्या होते हैं, तो लेफ्टिनेंट क्या उपराज्यपाल कह सकते हो, उप राज्यपाल, राइट, या फिर अगर अंग्रेजी में कहें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद नाम दिया गया, राइट। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई। अनुच्छेद 226, 274, 368 या 102। इस प्रश्न का सही उत्तर है 368 के अनुसार जो है भारत से मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष, राइट। और वहीं पे लोकसभा ना, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए, दोनों के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, राइट। आप इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, राइट। ये देखिए राष्ट्र मानवाधिकार आयोग जो है संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसकी स्थापना संविधान द्वारा नहीं बल्कि संसद में पारित कानून के जरिए हुई है। तो ये करेक्ट है, तो ये करेक्ट है क्योंकि मानवाधिकार आयोग जो है स्टैच्यूटरी बॉडी है, ओके। और इसका जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 बना था, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी, मतलब 1993 स्थापना की गई, ये भी है, सही है। बहु सदस्य निकाय है, मतलब हाँ इसमें जो है बहुत सदस्य निकाय होते हैं, ये भी सही है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं अनिवार्य रूप से वो कोई आम आदमी नहीं होते हैं, वो पूर्व CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। तो इतना ये सब आप चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए पहचान की आयु मतदान है सॉरी की वर्ष निर्धारित की गई तो 18 वर्ष की गई। पहले ये मतदान की आयु कितनी थी, 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ 1969 में, और उसमें जो है इसका एज बदल के क्या कर दिया गया, 21 से 18 वर्ष कर दिया गया, राइट। तो आप इसको याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि भारत संविधान कब लागू हुआ। तो भारत संविधान कब लागू हुआ, आप सभी को पता होगा कि भारत संविधान लागू होने का समय क्या है। तो इस पर आप इसका जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, आप कमेंट में कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट, मतलब भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य है। तो प्रथम राज्य कौन बना था, तो आंध्र प्रदेश बना था। आपने सुना होगा रामल्लू का नाम, उन्होंने आमरण मतलब कि फास्टिंग किया था, कब से 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर रचित भारत का पहला राज्य बन गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा था। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। राइट, किसने कहा था, तो महात्मा गांधी है, बी.आर. अम्बेडकर है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, में से कोई नहीं। बस का सही उत्तर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये ऐसा कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि यह अधिकार मतलब कि अगर किसी भी नागरिक को किसी मौलिक अधिकार का जो है उल्लंघन होता है ना, अगर उसको लगता है कि मेरे मौलिक अधिकार का पालन नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट वो जा सकता है। राइट, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे मदद करेगी। इसलिए कहा था कि पीड़ितों की मतलब रक्षा करने के लिए, है ना, वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1948 ईस्वी को अमेरिका जो है स्वतंत्र देश के रूप में आया था। कब था, 4 फरवरी 1948 ईस्वी को। राइट, तो इसके बाद क्या है, 1972 ईस्वी में श्रीलंका में वहाँ का संविधान लागू हुआ। श्रीलंका को पहले मतलब श्रीलंका भी किसके अधीन था, तो ब्रिटिश के अधीन था, और श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। अब ये सभी चीज़ें को याद रखिएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। देखिए, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 साल है। लेकिन आप अगर कहते हैं कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, जैसे कि ये होता है ना ग्राम सभा में, ये जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, अब चुनाव लड़ने के लिए क्या है, 21 वर्ष होना जरूरी है। और ग्राम सभा हमारे संविधान में दिया गया है 243 को में दिया गया है। और कहते हैं कि पंचायतों का गठन जो है कब हुआ था, तो इसके लिए अनुच्छेद है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नीचे कुछ क्षेत्रों के नाम उनसे संबंधित वायुओं के साथ दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है। ऑप्शन ए हमारा टाइगा जो समशीतोष्ण पतझड़ वन है, ये मेल नहीं खाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए मलक्का की खाड़ी, हारमुज की खाड़ी, बेरिंग की खाड़ी और टॉरेंस की खाड़ी। इस पर इसका सही उत्तर है बेरिंग की खाड़ी है। बेरिंग की खाड़ी और से होकर जो है ये गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो क्या होता है, तो 180 डिग्री देशांतर, जैसे कि नॉर्थ टू साउथ। राइट, इस प्रकार। और आपने ये देखा होगा कि नॉर्थ से स्टार्ट होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हमेशा जो है टेढ़ी मेढ़ी होती है। टेढ़ी मेढ़ी इसलिए बनाया गया है, मतलब ये तो इमेजिनरी लाइन है, टेढ़ी मेढ़ी इसलिए बनाया गया है ग्लोब पे देखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि ये हो गई किसी देश की सीमा से होकर बस ऐसे बनाया गया था कि अगर सीधा बना देता तो हो सकता है यहाँ पे टाइम जोन कुछ और होता है और यहाँ पे टाइम अलग अलग होता है। इससे बचने के लिए इसे टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 27। झूमिंग का एक प्रकार है। झूमिंग एक प्रकार का क्या है, तो कहते हैं स्थानांतरण कृषि है। राइट, तो होता क्या है, ये जो है नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार का किया जाता है खेती पहाड़ों पे। जैसे ढलान है, ढलान वाले पहाड़ है, जैसे यहाँ पे वन है तो इसको काट के यहाँ पे खेती किया तब तक, और फिर खेती करने के बाद फिर छोड़ देते हैं, फिर आगे जो है वन उत्पन्न होते रहता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हमारा कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है बहुत ही बड़ा कोयला का उत्पादन किया जाता है। लगभग अगर बात करें तो 127.095 है ना मिलियन टन कोयला का उत्पादन करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29। कोबरा सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है ना। कोबरा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, तो प्रश्न इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, मतलब कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ओके, और यह जो पावर प्लांट है वह 1983 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ओके, एनटीपीसी के द्वारा, एनटीपीसी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में से कौन सी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में नहीं होती है। राइट, ऑप्शन ए धान, गेहूं, सरसों और में से सभी। तो देखिए धान जो यहाँ पे, धान किस प्रकार की फसल है, तो खरीफ। धान जो है एक खरीफ प्रकार की फसल है। और धान कब बोया जाता है, तो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, वर्षा ऋतु में बोया जाता है और फिर वर्षा ऋतु के अंत तक जो है इसे काट लिया जाता है। जब यहाँ पे बात करेंगे सरसों और गेहूं की, तो सरसों और गेहूं जो है
रबी प्रकार की फसल होती है। एक और प्रकार की फसल होती है जायद। जायद उस फसल को कहते हैं जिस फसल होने के तुरंत ही बाद बेच दिया जाता है, मतलब नकद पैसा जिससे कमाया जा सकता है। जैसे गन्ना हो गया, गन्ना को काट के डायरेक्ट बेच दिया जाता है, राइट। तो गन्ना को जायद की फसल बोलते हैं। तो गेहूँ और सरसों को यहाँ पे किस प्रकार की फसल बोलेंगे, तो रबी प्रकार की फसल बोलेंगे क्योंकि गेहूँ और सरसों को शीत ऋतु की फसलें हैं और इन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुजरात में कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो गुजरात के कच्छ का जो रण है वो जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। ओके। और गुजरात का जो रण एरिया है वो किस प्रकार का है, खारा मरुस्थल है ना, तो यहाँ पे जंगली क्या है, जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर कुछ घटनाओं से भारत मानसून प्रभावित हो सकता है। ओके, तो उस घटना को क्या कहते हैं जो भारत में मानसून प्रबलता को बढ़ा सकती है। ऑप्शन ए है व्यापारिक कंपन। ओके, व्यापारिक कंपन। ऑप्शन 2 है हम्बोल्ट धारा। ऑप्शन 3 है एल नीनो और ऑप्शन 4 है ला नीनो। ओके, तो यहाँ पे आया है एल नीनो, राइट। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा लड़का। ये क्या स्पेनिश शब्द है, छोटा लड़का। ओके, और ला नीनो का अर्थ होता है छोटी लड़की। ऐसे वर्ड पे मत जाइए, अब मैं इसका मतलब मेन पॉइंट्स पे आ रहा हूँ, राइट। देखिए, छोटा लड़का मतलब ला नीनो में क्या होता है कि इस दौरान क्या होता है, समुद्र की सतह का जो तापमान होता है, तापमान वो गर्म हो जाता है, बहुत अधिक, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा गर्म होता है। इससे क्या हुआ कि मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर की घटना है ये। ओके, इससे क्या होता है कि मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में पानी ज़्यादा गर्म होने लगता है, राइट। तो इससे क्या होता है कि मानसूनी पवन जो है कमज़ोर पड़ जाता है और बारिश से इससे भारत में प्रभाव क्या पड़ता है, भारत में सूखा हो जाता है। सेम है इसका जस्ट अपोजिट ला नीनो। ला नीनो में क्या होता है कि पानी जो है नॉर्मल टेम्परेचर से क्या थोड़ा ठंडा हो जाता है। ठंडा हो गया तो क्या हुआ कि समुद्र की जो हवाएं होती हैं पानी को और ठंडा कर देती है। तो इससे क्या होता है, मानसून बनता है और मानसून बनने से भारत में क्या है, बारिश अच्छी होती है, राइट। तो उस घटना को क्या कहते हैं, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो मानसून प्रबलता को बढ़ा सकता है तो लाल नीनो, राइट। प्रबलता को बढ़ाएगा तो लाल नीनो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है। अब देखिए, खरीफ फसल नहीं है, हमें जानना है ज्वार, मक्का, मूंगफली और गेहूँ। गेहूँ के बारे में हमने क्या पढ़ा था, अभी जस्ट मैंने 2 क्वेश्चन पहले बताया। गेहूँ जो है रवि प्रकार की फसल है ना, रवि है, तो ऑप्शन 4 हो गया। बाकी सब जो है खरीफ फसल है। खरीफ फसल हमेशा क्या है, बरसात के मौसम में बोया जाता है और बरसात खत्म होने पे उसको काट लिया जाता है। रबी फसल जो है बरसात खत्म होने के बाद जो है क्या आता है, तो हल्का ठंडा का मौसम आता है, शीत ऋतु का मौसम आता है, राइट। उस टाइम बोया जाता है और शीत ऋतु खत्म होने के बाद जो इसे काट लिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, चेक का कैंसिलेशन के पूरे हस्ताक्षर से किया जाता है, प्राप्तकर्ता या अदाकर्ता, आहर्ता या धारक। ओके, तो देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, चेक का कैंसिलेशन के पूरे हस्ताक्षर से किया जाता है। तो ऑप्शन 2 है आहर्ता। क्या कहते हैं, चेक के जो आहर्ता होते हैं मतलब ड्रॉअर होते हैं, चेक पर अंकित समानांतर रेखाओं को रद्द कर, ओके, और शब्दों में मतलब कि लिख देते हैं कि क्रॉसिंग करके रद्द कर दिया जाता है और इसके नीचे अपना हस्ताक्षर करके चेक को क्रॉसिंग को रद्द किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम। मतलब भारत में 1 रुपया का नोट और सिक्का, 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए, कभी भी क्या है, भारत में 1 रुपया का नोट और सिक्का जिसे उसमें कम मूल्य के सिक्के सरकार द्वारा मतलब जारी किया जाता है, केंद्र सरकार होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो भारत रिजर्व बैंक के पास निम्न रुपये के बैंक नोट करेंसी जारी करने का जो अधिकार होते हैं। ओके, तो 2 रुपये हो गए, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000, 2000। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। मतलब धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत किया जाता था। तो आपने सुना होगा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, विनिमय प्रणाली। मतलब एक वस्तु, जैसे कि आपके पास चावल है, राइट, आपके पास चावल है, हमें आटा चाहिए तो गेहूँ चाहिए, तो हम चावल इसको दे देंगे, ये हमें जो है गेहूँ दे देगा, है ना। तो हो जाएगा, इसी को विनिमय प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है। ये क्रॉस चेक, ब्लैंक चेक, बियरर चेक या स्पीड चेक। ओके, तो ये जो है स्पीड चेक, ये जो है एक प्रकार का चेक नहीं है, बाकी सब जो है चेक है। जैसे क्या है, चेक जो है टोटल क्या है 14 प्रकार के होते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई है ना, आरबीआई का विस्तारित रूप क्या है। तो आरबीआई का विस्तारित रूप है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए में है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय वाणिज्य बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने में प्रथम स्थान पाया है। किस वाणिज्य बैंक ने, तो HDFC बैंक है, SBI है,
नेक्स्ट है ICICI ना, ICICI, तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में नया पैसा का परिचय करवाया गया और 1964 में उसका पुनर्मनकरण किया गया, राइट। तो 1957 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किस बैंक ने टैप एंड पे नामक नई अभिनव NFC आधारित स्पर्श रहित भुगतान पद्धति की घोषणा की है? ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि बार बार क्वेश्चन नहीं दिख पा रहा है। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या ICICI बैंक या कॉर्पोरेट बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ICICI बैंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 है नीति आयोग से तात्पर्य है। नीति आयोग से इसका मतलब तात्पर्य का मतलब कि नीति आयोग मतलब तो फुल फॉर्म दिया गया है यहाँ पे, तुम्हें बताना है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट। तो इसमें देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ऑप्शन ए में ही दिया गया है, राइट। तो नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 ईस्वी में किया गया था। योजना आयोग के स्थान पे इसके कौन होते हैं? तो हेड होते हैं प्रधानमंत्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं, राइट। मतलब पूर्व आहरित मतलब क्या हुआ कि उसे मतलब नहीं निकाल सकेंगे ना, तो केवल सावधि जमा कहते हैं। चालू मतलब अब हम जो यूज़ करते हैं, है ना, तो कभी भी जो है इसको पैसा निकाल सकते हैं और चालू कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 44 है एक संयंत्र है जो किसी वस्तु की दूरी और दिशा का पता लगा सकता है ना। तो लेजर से हम दूरी का पता लगाते हैं, बट यहाँ पे क्या बोला, दिशा और दूरी का पता लगाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है रडार का, है। रडार से हम ऐसा कर सकते हैं। सोनार से हम पानी के अंदर पता लगाते हैं। सोलर तो मतलब कि एनर्जी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडल दाब जो है क्या है, बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ऑप्शन 4 में एमीमीटर करंट के लिए है ना, सिस्मोमीटर आपने अर्थक्वेक के लिए है, गैल्वेनोमीटर भी करंट के लिए है। ओके, नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष की एक मापन इकाई है। प्रकाश वर्ष किस चीज़ की मापन इकाई है? तो प्रकाश वर्ष है दूरी का मापन इकाई। ओके, तो ऑप्शन 4 में है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्लायन वेग का दर क्या होता है? तो प्लायन वेग का दर होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस वेग से हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकें तो वो पृथ्वी पे वापस लौट के नहीं आएगी, राइट। तो रॉकेट होते हैं ना, ये इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। नेक्स्ट है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करता हूँ, नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेतन में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है ना। आप सभी ने देखा होगा कि यातायात को रोकने के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है देखते हैं। यह दूरदृष्टि दोष के लोगों के लिए दृश्य है, या आंखें लाल रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, या फिर यह कम से कम प्रकीर्णन होता है और अतः आसानी से लंबी दूरी पर भी सूचित हो सकता है। ये हमारा करेक्ट आंसर है कि कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए दूर से भी हम इसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 49 संघनन प्रक्रिया से संबंधित है। संघनन प्रक्रिया किस चीज़ से संबंधित है? तो संघनन क्या होगा? जलवाष्प का इसके द्रव रूप में परिवर्तित होना। वाटर वेपर, जलवाष्प को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वाटर वेपर को द्रव में चेंजिंग होना, राइट। नेक्स्ट है हमारा तीव्र प्रजनक रिएक्टर में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तो यूरेनियम 235, प्लूटोनियम, थोरियम या रेडियम। ये सभी जो दिए गए हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे प्लूटोनियम हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक नाभिक संयंत्र में एक मंदक का कार्य करता है। देखिए मंदक मतलब क्या हुआ कि जैसे एक क्या होता है कि मतलब ऊर्जा बढ़ाने वाला, और एक मंदक मतलब जो नाभिक की प्रक्रिया होती है उसको कम कर देना, राइट। तो न्यूट्रॉन उत्पन्न कर। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं हम। तो न्यूट्रॉन की गति कम करना, ऑप्शन 3 हमारा जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए कौन सा प्रमुख मूल्यद्रव्य इस्तेमाल किया जाता है, राइट ना। तो देखते हैं इंडियम है, गैलियम है, निकेल या सिलिकॉन। तो हमारा करेक्ट आंसर है कि सिलिकॉन का यूज़ करते हैं फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि कौन से हाइड्रोकार्बन के एलपीजी का मुख्य घटक है? कौन से हाइड्रोकार्बन के? देखिए एलपीजी जो बनाया जाता है तो उस हाइड्रोकार्बन का नाम है प्रोपेन और ब्यूटेन। ओके, प्रोपेन और ब्यूटेन का अगर फॉर्मूला C3H8 होता है एंड या ब्यूटेन का अगर बोले तो C4H10 होता है। ओके, ये जो है इन दो हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कि बिना धुली सब्जी जैसे कि बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का नाम क्या है? ओके, तो इस कृमि का नाम है जैसे कि केचुआ हो गया। तो केचुआ तो आप देखते हैं कहाँ पे पाया जाता है? मिट्टी में। और ये फीता कृमि होता है, इसका करेक्ट आंसर। ओके, अंकुश कृमि और पिन वॉर्म कहाँ पाया जाता है? मतलब बच्चों में बच्चों में ये ज़्यादा पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि नहीं है? ओके, तो ग्रंथि नहीं है तो देखिए यकृत क्या है?
तो यकृत, किडनी, अमाशय या अग्नाशय, कौन सी ग्रंथि नहीं है? तो अमाशय जो है ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा एक हार्मोन है? जैसे एस्प्रिन हो गया, एलएसडी, ओके, और कार्टेक्स हो गया, इंसुलिन हो गया। तो देखेंगे इंसुलिन, नहीं पूछ रहा है ना, सॉरी, इनमें कौन सा एक हार्मोन है? तो इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। ओके, नेक्स्ट है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले का नाम था, है ना, डार्विन, जिसे 1859 ईस्वी में तैयार किया गया था ना। यह बताता है कि विकासवादी परिवर्तन प्रत्येक पीढ़ी में भिन्नता और परिवर्तनीय पात्रों के विभिन्न संयोजन वाले व्यक्तियों के अंतर अस्तित्व के माध्यम से आता है। उन्हें अपने सिद्धांत को अनुकूलन और प्रजाति के लिए स्पष्टीकरण के रूप में जो है निर्धारित किया गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम पेप्सिन का क्या कार्य है? तो एंजाइम है पेप्सिन का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र को बनाने में सहायक है? राइट, ओजोन छिद्र को बनाने में सहायक है तो कौन है? देखो हमारा ऑप्शन है पहला है बेंजोपायरीन, या ऑप्शन 2 है हाइड्रोकार्बन, या फिर है ऑप्शन 3 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्या छिद्र बनाने में, राइट, छिद्र बनाने में क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसकी मतलब कि ये मेन कारक है, राइट, सहायक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कारण जो है ओजोन में क्या हो रहा है? छिद्र हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी की बीमारी जो है विटामिन एक के कारण होता है रतौंधी, है। जैसे मतलब कि क्या हो, मतलब ये बीमारी जिनको होता है ना, रात में उनको ठीक से दिखाई नहीं देता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह छोटी संख्या है जो 27, 35, 45 और 49 को विभाजित करने पर हर बार क्या है 6 से बचती है? ओके, देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो मैं क्या सोचता हूँ ना कि ऑप्शन से सॉल्व करने में थोड़ा क्या है ज़्यादा ईजी होता है, राइट। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे देखता हूँ जैसे कि ये 45 है ना, 45 है तो 45 से जैसे आप डिवाइड तो नहीं कर सकते हैं, राइट, तो 9 × 5, ओके, तो छोड़िए अगर ऑप्शन से अगर टाइम लग सकता है तो हम देखिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे 35, 45 और 49 का। तो सबसे पहले 3 से लगाते हैं तो 9 × 27, 35 का 35 रहेगा, 15 × 45 और 49 का 49। अब फिर 3 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, 35 का 35, 15 का 5 हो जाएगा, 49 का 49 हो जाएगा। अब हम सीधा लगाएंगे 7 से तो 3 का 3 हो गया, 7 × 5 = 35 हो गया, 5 हो गया, 7 × 7 = 49 हो गया। अब हम 5 का यूज कर सकते हैं तो 3 यहीं रहेगा, 1 हो गया और ये 7 हो गया, तो 7 × 21, 21 बचे 105, और तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 105 × 3 × 9 और 9 × 7 = 63 से, तो 5 से 15 और 3 हो गया, 6 बचे 30 और 6, 5 1 6 6 66 तो 15 हो गया, और बोला हर एक बार 6 आना चाहिए, ठीक, तो 21 66 से 21 3 हमारा आंसर होगा। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। बोला 5 वर्ष पहले एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 54 थी, तो एक बच्चे को शामिल करने के बाद भी परिवार के सदस्यों की औसत आयु इतना है, मतलब अभी के बारे में बता रहा, तो बच्चे की आयु कितनी है, राइट। देखिए उस टाइम 5 सदस्य थे, 5 एक परिवार के 10 सदस्यों की, नहीं 5 साल पहले 10 लोग थे, तो 10 लोगों का औसत आयु कितना था? 54 था, मतलब टोटल आयु कितना? 504 हो गया। 5 साल पहले बोल रहा है, तो अब भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो 25 जो मतलब सब में जुटेगा, है ना, 25 साल सबका हो जाएगा, 5 साल 5 सबका बढ़ जाएगा, टोटल कितना बढ़ा? 25, तो 5 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया। अब बोल रहा है कि एक बच्चे को शामिल करने के बाद ही परिवार की औसत आयु कितनी है? 54, मतलब अभी तो 54 गुने कितना? 11 बोल रहा है, राइट। तो 54 4 5 और 9 हो जाएगा, तो 900 नहीं 594, और यहाँ पे कितना? 565, राइट। तो मैंने यहाँ मिस्टेक क्या किया है, 10 लोग थे तो यहाँ पे 50 बढ़ना चाहिए था। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो गया, तो ये हो गया, तो छोड़िए यहाँ पे 540 + 50 तो 590 हो गया, यहाँ पे 594 तो 4 वर्ष हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मतलब एक उपकरण पर लागू होने वाला मूल्य ह्रास 20% है, तो उस उपकरण की 3 वर्ष पूर्व कीमत क्या होगी, राइट। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम इजी तरीके से सॉल्व,
माना कि हम थोड़ा सा मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि उस वस्तु का जो कीमत जो था 100 रुपया था, मूल्यह्रास बोल रहा है, तो 20/100 कर लेंगे क्योंकि 20% का मूल्यह्रास हो रहा है और 30 है। जब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो 51.2 आएगा, राइट। तो ऑप्शन 2 है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, राइट। तो माना कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है, लागत मूल्य जो है 1 रुपया है, तो 12 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना होगा, 12 रुपया होगा CP, राइट। लेकिन उसको बेच कितने में रहा है ना। तो उसको बेच कितने में रहा है, 10 रुपये में बेच रहा है, नहीं ना। तो 10 रुपये में बेच रहा है तो कितना हो रहा है मुनाफा, ओके, 2 रुपये का 2 बटे कितना हो गया, 10 हो गया, बराबर 100 बराबर 20% का, तो ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट है कि 5% साधारण ब्याज का सालाना 2500 रुपया ब्याज मिलने के लिए कितनी राशि निवेश करनी पड़ेगी। देखिए 2500 रुपया मतलब इसको राशि चाहिए ब्याज के रूप में, है ना। तो मानते हैं कि 100 रुपया, वो मान लेते हैं कि 100 रुपया मतलब लगाना पड़ेगा, और सालाना मतलब 1 साल में बोला है, और 5% की दर से। तो हम देखेंगे कितना 25, तो 20 बार से कटेंगे 20 25 100, तो 25 दूना 50, राइट। तो ऑप्शन 2 हमारा 50,000 हो जाएगा। है कि ए और बी दो पाइप है, एक टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ लाया जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी। देखिए इस दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, एक को 20 मानते हैं और बी को 30 मानते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 20 और 30 का एलसीएम 120। तो इसका कैपेसिटी भरने का कितना हो गया, ये कितना है 20 है ना, तो 6 हो गया, और इसका 4 हो गया, तो 6 4 10 है ना, 10/120, तो मतलब 12 मिनट में ये भर देगा। कि शुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है, शुद्ध मतलब क्या होता है, शुद्ध का अर्थ होता है बेटी। तो ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर है। क्या जिसका आदर ना किया गया हो तो उसके लिए कौन सा शब्द जो है मतलब प्रयुक्त किया जाता है, तो अनादृत है ना, अनादृत जिसका आदर ना किया गया और जिसका अपेक्षा न किया गया उसे उपेक्षित बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेसेस गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, है ना। देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस दिया गया है, द स्वीट्स वेयर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ना, मतलब वेयर बीइंग का यूज़ कब होता है, जब हम जानते हैं कि वो क्या होता है ING के मतलब बी फॉर्म में होता है, राइट। वर्ब का फॉर्म जो होता है तो बीइंग का यूज़ होता है। तो हम यहीं पे देखेंगे कि कौन सा है, ओके। यहाँ पे देखिए क्या वेयर का यूज़ किया है, तो हम जो भी आएगा स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ये गलत हो गया, आर यहाँ पे हो नहीं सकता, वाज या वेयर ही होगा, विल भी नहीं होगा। देखिए हमारा ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, है ना, वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही सेड, उसने कहा आई हैव पास द एग्जामिनेशन। देखिए ही सेड का ही सेड या कुछ भी हो, है ना, ही सेड होगा, ही अनाउंस होगा, हम बाद में देखेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ही सेड, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी हम इसको मान लेते हैं। अब देखिए आई है तो आई के लिए ही यूज़ होता है, ओके। तो आई के लिए देखिए सब में ही यूज़ किया था, ही है। हैव हैड में चेंज आएगा, हैड है, देखिए हैज़ है, हैज कट गया। अब देखिए हैज़ है, ये कट गया, है ना। हैज पास द एग्जामिनेशन, है ना। देखिए क्या पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन ये सही दिख रहा है, पास द एग्जामिनेशन। ही सेड दैट ही हैड टू, है ना, यहाँ पे टू दे दिया तो टू का कोई मतलब नहीं होता, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार में साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए सर्वदलीय बैठक के आयोजन का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन 3 है अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था, ऑप्शन 3 हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, कैमूर का पठार किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो कैमूर का पठार किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है, तो वह दक्षिण बिहार मैदान का हिस्सा है। ऑप्शन 2 इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, ओके। नेक्स्ट, जनसंख्या के दशक की वृद्धि की दृष्टि से बिहार का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है। तो बिहार से सबसे अच्छा जो प्रदर्शन करने वाला जिला है उस जिले का नाम है गोपालगंज, ऑप्शन ए में दिया गया है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, बिहार में एथनॉल की पहली फैक्ट्री किस जिले में खुल रही है। तो बिहार में क्या है, एथनॉल की पहली फैक्ट्री जो है हमारा क्या है, आरा में खुल रहा है, ये मैंने करंट अफेयर में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, एक डिजिटल फोटोग्राफी का रेजोल्यूशन मापा जाता है। रेजोल्यूशन कभी भी हम आते हैं डिजिटल फोटोग्राफर का क्या पिक्सल में नापते हैं, आप सबको पता होगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही है, आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, फाइल एक्सटेंशन AVL संबंधित है, तो AVL जो है किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम 76 कर रहे हैं, तो AVL जो है वीडियो से संबंधित है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए MS वर्ड में है ना, कंप्यूटर से क्वेश्चन है, कंट्रोल एस से हम क्या करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट को क्या होता है सेव करते हैं अक्सर, राइट। तो देखते हैं सेव वाला ऑप्शन कहाँ है, तो डॉक्यूमेंट को अलग नाम से सेव करेगा, ओके, या फिर डॉक्यूमेंट को विभिन्न नाम और क्लास डॉक्यूमेंट के साथ सेव कर डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करेगा, तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा 78 कि अप्सरा, साइरस और चेरलीना का नाम है,
अप्सरा, साइरस और जेलिना, राइट। तो अप्सरा, साइरस और जेलिना जो है एक प्रकार का एक है परमाणु पनडुब्बी का नाम है। नेक्स्ट है, हम क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। तो इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इको फ्रेंडली अंगारा रॉकेट जो है वो रूस के द्वारा विकसित किया गया है। 19 कब किया था? 1990 के दशक में, 1990। ओके। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किसने भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया? किसे उसके साथ मतलब कि किसे भारत रत्न के मतलब नवाजा गया था, राइट। करेक्ट आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय को। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कालिदास सम्मान के क्षेत्र से में प्रदान किया जाता है। तो कालिदास सम्मान कहाँ किया जाता है? तो शास्त्रीय संगीत में, शास्त्रीय नृत्य में, थिएटर और प्लास्टिक कला में किया जाता है, सभी में किया जाता है। तो उपयुक्त में से सभी होगा। मालगुडी डेज नामक जो है प्रसिद्ध पुस्तक है। आप अगर आप मतलब ये मोबाइल देखते हैं तो यूट्यूब में ये बहुत से मालगुडी डेज नाम से फेमस है। किसके द्वारा लिखी गई है? R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई, राइट। नेक्स्ट है भारत का अमर गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन 3 में दिया गया है, के द्वारा जो है लिखा गया था। कब लिखा गया था? तो नहीं, ये जो है लिया गया है आनंद मठ से। ओके, आनंद मठ। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी की जो है वो कविता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया था? तो अगर आपको पता होगा तो हंस दमयंती को किसने चित्रित किया था? तो राजा रवि वर्मा ने किया था। राजा रवि वर्मा जो थे केरल के थे और बहुत ही फेमस क्या है आर्टिस्ट है, मतलब पेंटिंग करते थे। ओके, पेंटिंग। नेक्स्ट है कि केंद्रीय रिजर्व बल CRPF द्वारा भारत में किस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन 2 जो हमारा करेक्ट आंसर है। क्या होता है पाकिस्तान की मतलब 91 जो ब्रिगेड ने 9 अप्रैल 1965 को मतलब कि अपने 3500 सैनिकों के साथ रन एवं क्या है रन ऑफ कच्छ पर अधिकार करने के लिए हमला किया था, उसी दिन से जो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को। नेक्स्ट है हमारा विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा अमेरिका के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में सार्क का भाग नहीं है। देखिए शार्क का भाग कौन सा देश नहीं है? तो ऑप्शन 3 है बर्मा जिसे म्यांमार के नाम से जाते हैं, वो सार्क का भाग नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में स्थित है। नेक्स्ट है टीम बोस्टन रेड सॉक्स किस खेल से संबंधित है? तो ये है संबंधित बेसबॉल से। नेक्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति। तो पहले व्यक्ति का नाम है राजीव गांधी जो खेल पुरस्कार जो जिन्हें मिला था विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉस बार, डॉल्फ, गोल और लॉक फॉरवर्ड सब किस खेल से संबंधित है ना? तो ये है रग्बी, ये आइस हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। भारत में किस वर्ष पोस्टल इंडेक्स नंबर PIN का पिन की शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई है 1900 देखिए क्या है 1998 से। ऑप्शन 4 में दिया गया है। सॉरी, इसकी शुरुआत जो है ऑप्शन 1972 ईस्वी से की गई थी, ये नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर है 15 अगस्त 1972। निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक भाषाई विविधता वाला देश है? सबसे ज़्यादा मतलब भाषाई विविधता वाला देश कौन सा है? पपुआ न्यू गिनी। यहाँ पे कितना भाषा बोला जाता है? तो 832 भाषा है।